आप सभी का स्वागत है ज्ञान तो पर। आज फिर से हम एक अच्छे टेस्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। ठीक है, 40 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग इसे अटेम्प्ट करो, आप लोग देखो कहाँ पर आप लैग कर रहे हो और कौन सा सब्जेक्ट आपको और जरूरत है मेहनत करने की। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है, यानी निम्नलिखित में से जो आपको दिया गया ऑप्शन, ठीक है, इसमें से कौन फेट को क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं पायसीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वसा के पायसीकरण के लिए कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन हमारे पास है रेनिन, लाइपेज, पैप्सिन या फिर पित्त यानी बाइल। पित्त को क्या बोलते हैं हम लोग? बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, बाइल जूस। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वसा का जो डाइजेशन होता है, वसा का जो पायसीकरण होता है, फेट का जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, वो कौन करता है, किसके हेल्प से होता है? रेनिन के हेल्प से होता है या फिर लाइपेज के हेल्प से होता है या फिर पैप्सिन के हेल्प से होता है या फिर पित्त के हेल्प से यानी बाइल जूस के हेल्प से होता है। तो ये जो रेनिन, लाइपेज, पैप्सिन जो है, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ठीक है, इनका कोई भी रोल जो है वो वसा के पायसीकरण में नहीं होता है। ठीक है, किनका रोल होता है? पित्त का रोल होता है। पित्त जो है एक अहम रोल निभाता है, यानी बाइल जूस जो है वो एक अहम रोल निभाता है वसा के पायसीकरण में, वसा के पायसीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो पित्त होता है, जो बाइल जूस होता है, वो वसा के डिकम्पोजिशन, वसा के पायसीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसके पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि हमने क्या बोलते हैं एक मिलान किया है जिसमें विभिन्न विटामिन का केमिकल नेम से और उसमें मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या है, उसी का एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन लाया गया है कि कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम जो है वो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल है। ठीक है, तो आप लोग को जब आप बायोलॉजी में आप लोग विटामिन सेक्शन पढ़ोगे तो विटामिन सेक्शन किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है और किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, ये आप लोग को याद करने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो है एक किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन हमारे पास क्या है? विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन D2 या फिर विटामिन बी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा विटामिन B1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं, D2 को हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, लेकिन विटामिन D2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। और विटामिन D2 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, तो फिलहाल विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? आप सभी को पता होगा कि अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इस एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का जो नेचर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बोलते हैं? एक मतलब वृत्ताकार पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मैग्नीशियम की बात की जा रही है तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होगा यानी एटॉमिक नंबर जो होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होगा वो कितना होगा? 12 है। इसको अगर आप सेल में सजाओगे यानी न्यूक्लियस की चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पाथ में घूमते हैं ना, तो हर एक पाथ का एक नाम होता है। ठीक है, पहले पाथ का नाम होता है K, दूसरा पाथ का नाम होता है L, तीसरा पाथ का नाम होता है M और चौथा पाथ का नाम होता है N। ये KLMN सीरीज है। ठीक है, KLMN सीरीज है। K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और M में जो है वो मैक्सिमम 8 या फिर 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अरेंज करेंगे। किस प्रकार क्या करेंगे? हम लोग इसको अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। हमारे पास मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है? 12 है। इसे अगर आप लोग अरेंज करोगे तो K सेल में कितना जाएगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, उसका फिर जो M आता है क्या आता है? KL आता है। तो L सेल में जो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। बचा कितना? 12 था, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन बचा। यानी अगले सेल में यानी M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि KLMN जो है एक सीरीज है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंट स्फेरिकल वृत्ताकार पथ में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, और उस पथ का नाम दिया गया है K, L, M और N। ठीक है, K सेल जो है, K जो वृत्ताकार पाथ है उसका मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन वो कैरी कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। फिर L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर M में 8 या फिर 18 होते हैं। फिलहाल यहाँ पर 12 था,
तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर आप हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो पहले में 2 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 2 आएगा। तो यानी ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 2 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये किस कक्षा में है? ये एम कक्षा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल रूप में समझना, रटना नहीं है आपको। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में ठीक है अच्छे से समझना है, और वो आपको यहाँ पर ज्ञान तो प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे से समझाया भी जा रहा है। ठीक है, तो KLMN सीरीज में हम लोग इसको सजाते हैं इलेक्ट्रॉन को, और मैग्नीशियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो किस कक्षा में जाएगा? एम कक्षा में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया है? यानी किसके लिए? स्नातक के लिए, यानी जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो स्नातकोत्तर यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसरो ने क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है? यहाँ पर बात की जा रही है। क्या वो स्टार्ट है, या लेक्सी है, या फिर इच्छक है, या फिर माया है? ठीक है, तो इनमें से किस प्रोग्राम का शुरुआत इसरो ने किया है स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, ताकि वो लोग अंतरिक्ष के बारे में जान सके और अंतरिक्ष में जो भी चीजें हैं उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। तो वो कौन सा प्रोग्राम है? वो हमारे पास स्टार्ट प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? स्टार्ट। ठीक है, START इस नाम का प्रोग्राम है। ठीक है, स्टार्ट प्रोग्राम कौन लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? स्नातक स्नातकोत्तर छात्रों के लिए किया है। क्या किया जाएगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत छात्रों को अंतरिक्ष संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? यानी आपको किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है? ठीक है, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां बोल रहा है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? क्या वो विटामिन करता है, या फिर लिपिड यानी वसा यानी फैट ये करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट करता है, या फिर प्रोटीन करता है? तो इस चारों में से किसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है? जो सबसे ज्यादा पर यूनिट ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वो हमारे बॉडी को देगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो क्या वो प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट है, या फिर लिपिड, या फिर विटामिन? तो वो जो है वो लिपिड है। क्या है? लिपिड। लिपिड जो है, ठीक है, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है, लिपिड। और कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो पर यूनिट ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो लिपिड काफी ज्यादा ऊर्जा देता है, और ओवरऑल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे शरीर की अधिकतम ऊर्जा की आपूर्ति जो है वो कहां से होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम ऊर्जा कैरी करने की कैपेसिटी की बात की जा रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों यानी सर्विकल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है? टोटल आपने पढ़ा होगा कि रीढ़ की हड्डी जो है वो गले से होकर जो कमर तक आती है, इसमें टोटल कितने क्या बोलते हैं वर्टिब्रेट रहते हैं? इसमें टोटल जो है 26 वर्टिब्रेट रहते हैं। कितने रहते हैं? 26 कशेरुक रहते हैं, वर्टिब्रेट रहते हैं। इसमें से किस की बात की जा रही है? इसमें ग्रीवा यानी गर्दन के पास जो वर्टिब्रे हैं उसकी बात की जा रही है। तो ग्रीवा वर्टिब्रे में कितनी संख्या होती है? तो वो जो संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। टोटल कितने होती है? 26 होती है। टोटल जो वर्टिब्रेट है कितने होते हैं? 26 होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी में जो छोटे छोटे जो हड्डी के टुकड़े पाए जाते हैं जो एक साथ जुड़े रहते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं आसानी से काफी झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं। ठीक है, वो किसके कारण होता है? ये वर्टिब्रेट यानी कशेरुकों के कारण होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्रीवा के पास जो कशेरुको है, ठीक है, जो वर्टिब्रे हैं, वो उनकी संख्या कितनी है? तो ग्रीवा के पास जो यहाँ पर है गर्दन के पास, उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 7 होती है। और टोटल कितना होता है? टोटल 26 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर क्या था? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? यानी आपने पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या पढ़ा होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति। ठीक है, तो ये जो सहकारी समिति है जिसको हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं, इसको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया गया है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या 73rd संविधान संशोधन अधिनियम है,
या फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, या फिर 58वां संविधान संशोधन अधिनियम है, या फिर 97 संविधान संशोधन अधिनियम है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यानी सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो दर्जा दिया गया था संवैधानिक दर्जा, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 97 वाला जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, और ये किस साल दिया गया था? ये दिया गया था 2011 में। कब दिया गया था? 2011 में। और ये किस अनुच्छेद में पाया जाएगा? ये आपको नीति निर्देशक तत्व के 43 ख में यानी 43 डी में ये आपको पाया जाएगा। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया है। और किस संशोधन के द्वारा? तो 97th जो संशोधन हुआ था उसके तहत 2011 में, उसके तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? किसकी बात की जा रही है? न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की बात की जा रही है। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, अगर कोई कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है, कोई बिल पास होता है, और वो बिल क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, हमारे क्या बोलते हैं जो मौलिक अधिकार है उसके विरुद्ध पाया जाता है, तो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसके विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन करती है, न्यायिक समीक्षा करती है, और उसमें जजमेंट देती है कि ये सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो अनुच्छेद है जिसके तहत क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या बोलते हैं न्यायिक समीक्षा करती है, वो कौन सा है? वो अनुच्छेद 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और अनुच्छेद 226 है किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। और ये दोनों अनुच्छेद की हेल्प से अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो हम लोग अनुच्छेद 226 की हेल्प से हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर कोई हमारा मौलिक अधिकार हुआ है तो अगर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाने का मन है तो हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो अनुच्छेद जो है, इस दो अनुच्छेद के तहत क्या बोलते हैं न्यायिक समीक्षा कौन करता है? न्यायिक समीक्षा जो करता है वो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 32 और 226 के तहत करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन है भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए एक रिवीजन के तौर पर हो जाएगा, क्योंकि इसके पिछले सेशन में जस्ट हम लोगों ने ये रिवीजन किया था कि जमींदारी व्यवस्था, इस्तेमारी बंदोबस्त, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त, ये किस राज्य में लागू किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये उसी की बात की जा रही है कि क्या बोलते हैं ये जो भू राजस्व व्यवस्था जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त, ये 1793 में, कब? 1793 में बिहार, ठीक है, बिहार, बंगाल और हमारा क्या बोलते हैं उड़ीसा के प्रांत में इसको लागू किया गया था। कि इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, जिनका जो कार्यकाल था 1785 से लेकर कब तक का था? 1793 तक का था। ठीक है, तो ये साल में 1793 में इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, जिसके तहत 10/11 भाग जो लगान का था वो ये ब्रिटिश सरकार लेगी, और 1/11 भाग जो लगान का होगा वो कौन लेगा? जमींदार लेगा। कौन लेगा? जमींदार लेगा। तो ये था हमारा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू हुआ था। और इसको हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं, अस्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त और क्या बोलते हैं जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क में है। और एक सूर्य मंदिर कहां पर है? गुजरात के मोढेरा में है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात की जा रही है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था जिसका स्थापना जिसको किसने बनवाया था? इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, वे किस राजवंश से थे? ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमारा जो कोणार्क का जो मंदिर है जो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क में मिलता है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और ये किस राजवंश के थे? क्या ये सोमवंशी राजवंश के थे
क्या ये पूर्वी गंग राजवंश के थे, या सूर्यवंशी गजपति राजवंश के थे, या फिर भोई राजवंश के थे? तो ये जो नरसिंह देव प्रथम थे जिन्होंने क्या तक सूर्य मंदिर बनवाया है जो कोणार्क में स्थित है, ये जो थे ये पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित थे। किसके थे? पूर्वी गंग राजवंश से ये संबंध रखते थे। ठीक है, इनका ताल्लुक पूर्वी गंग राजवंश से था और इन्होंने क्या बोलते हैं कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग को क्या है कि जो घटना जब हुई है उसका कम से कम आपको वर्ष जो है आपको याद होना चाहिए। साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब आया था? 1928 के फरवरी में ये बंबई पहुंचा था। ठीक है, कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था और इसी त्रिपुरी अधिवेशन में क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जो थे इसके चेयरमैनशिप थे, इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने क्या बोलते हैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्या है? गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या पाओगे? सबसे पहले पाओगे इसे, ठीक है, उसके बाद किसको पाओगे? इसे, और ये फिर गांधी इरविन थर्ड नंबर पे आएगा और हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है यानी जो त्रिपुरी अधिवेशन जो है ये लास्ट यानी फोर्थ पोजीशन पे आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है? तो सबसे पहले कौन सा हुआ है? गया अधिवेशन हुआ है, 1922 में हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और गया अधिवेशन जो हुआ था इसमें उस टाइम कौन थे अध्यक्ष? CR दास थे। कौन थे? CR दास थे। और इस अधिवेशन में उनकी बात नहीं मानी गई और वो लोग गुस्सा के क्या किए? तो ये गुस्सा के निकल गए और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या बोलते हैं स्वराज दल का स्थापना किया। किस दल का स्थापना किया? स्वराज दल का स्थापना किया फरवरी 1923 में। किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। फिलहाल यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अनुसार आंसर जो है बी सही हो जाएगा। ये घटना सबसे पहले हुई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट यानी रानी झांसी रेजिमेंट जो है, ठीक है, वो किसके कमांड में थी? यानी ये जो रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, इसके लीडर कौन थे? किसकी लीडरशिप में ये रेजिमेंट जो था ये बनाया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि 1943 में आजाद हिंद फौज बनाया गया। किसके द्वारा? तो ये बनाया गया क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या बोलते हैं आजाद हिंद फौज बनाया गया। कब बनाया गया? 1943 में बनाया गया। इस आजाद हिंद फौज में 2-3 रेजिमेंट थे जिसमें से जो एक लौता महिला रेजिमेंट था, ठीक है, एक लौता, ठीक है, महिला रेजिमेंट जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा रानी झांसी रेजिमेंट। क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, और इस रानी झांसी रेजिमेंट का लीडरशिप कौन थी? तो इस रेजिमेंट का जो लीडरशिप था वो कौन था? लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबारा यानी डॉक यार्ड मिलता है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको आंसर देना है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो आप विभिन्न स्थलों की जानकारी लेते हैं, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, देमाबाद हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, हरप्पा हो गया, तो इनमें से किस स्थल पर प्राचीन गोदीबारा यानी डॉक यार्ड मिलता है? तो ये जो मिलता है ये कहाँ मिलता है? ये लोथल में मिलता है। लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इस लोथल, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है लोथल, यहाँ पर क्या बोलते हैं एक पुराना डॉक यार्ड मिलता है यानी एक प्राचीन गोदीबारा मिलता है। यहाँ पर जो है जो जहाज वगैरह होते थे यहाँ पर लंगर डालते थे। ठीक है, और ये एक प्रकार ये पुराने टाइम में ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का छोटा सा बंदरगाह के रूप में काम करता था। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राचीन गोदीबारा यानी डॉक यार्ड जो है वो कहाँ पर मिलता है? ये लोथल में पाया जाता है। और लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन इसको देख लेते हैं। कलिबंगा, कलिबंगा जो ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, और ये किस राज्य में पाया जाता है? ये हमारा राजस्थान के राज्य में मिलता है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये जुते हुए जो हल है ना ये कहाँ मिलता है? ये कलिबंगा में मिलता है। तो इस प्रकार जो था हम लोग ने एक ऑप्शन को और डिस्कस कर लिया। फिलहाल क्वेश्चन का जो आंसर है कि गोदीबारा कहाँ मिलता है? ये लोथल में मिलता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? आपने पढ़ा होगा 4-5 प्रकार के जो दार्शनिक विचारधारा है, द्वैतवाद,
अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, इस प्रकार के चार जो है ये क्या बोलते हैं दार्शनिक विचारधारा है। उसमें से पूछा जा रहा है कि वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी। किसकी बात की जा रही है? वल्लभाचार्य के द्वारा। तो वल्लभाचार्य ने जिस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध द्वैतवाद। क्या बोलते हैं? शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि शुद्ध द्वैतवाद की जो शुद्ध द्वैतवाद नामक जो विचारधारा है, जो दार्शनिक विचारधारा है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी, तो अद्वैतवाद की जो स्थापना है वो क्या बोलते हैं शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि शुद्ध द्वैतवाद जो है ये वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित एक दार्शनिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, मेगास्थनीज जो है वो भारत कब आया था? तो मैंने इसके पिछले सेशन में मैंने काफी चीज आपको बताया भी है। ठीक है, कि हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था नंद वंश को समाप्त करके। ठीक है, और महापद्म नंद को मारकर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बोलते हैं यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मेगास्थनीज, अपने दूत मेगास्थनीज को उसने पाटलिपुत्र भेजा था और बोला था कि जाओ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाके तुम बैठो मेरे दूत बनकर। ठीक है, तो यानी मेगास्थनीज जो था वो किसके कार्यकाल में आया था, किसके शासन में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर यहाँ पर बैठता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि मेगास्थनीज ने क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र के शासन के बारे में, पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था, शासन था, ठीक है, उसके बारे में एक किताब लिखा था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम इंडिका था। ये पिछले सेशन में हमने बताया है, फिर यहाँ पर रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आपका जो तैयारी है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मेमोराइज हो जाएगा कि इंडिका जो पुस्तक था वो किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। और मेगास्थनीज जो था वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कलिबंगा स्थित है। अभी जस्ट इसी सेशन में 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको आंसर भी बताया है कि कलिबंगा कहाँ पर स्थित है। कलिबंगा जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है कलिबंगा, और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में। कहाँ पर है? ये राजस्थान में। और कलिबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिला जो है राजस्थान का एक जिला है। ठीक है, और उसी जिले में क्या बोलते हैं कलिबंगा नाम का एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाया जाता है। और ये किस नदी किनारे है? तो ये जो है ये हमारा क्या बोलते हैं घग्गर नदी किनारे। किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे ये पाया जाता है कलिबंगा। तो ये हमारा पॉइंट था कि कलिबंगा जो है राजस्थान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऐसी भाषा का नाम आप बताइए जो साउथ इंडिया की यानी दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन है, यानी सबसे पुरानी है और समृद्ध भाषा है। ठीक है, यानी सबसे पुरानी और समृद्ध भाषा जो दक्षिण भारत की है वो कौन सी है, वो आप बताओ। ऑप्शन क्या हमारे पास है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है या फिर मलयालम है। तो तेलुगु भाषा जो है वो आंध्र प्रदेश की भाषा है। कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश की भाषा है। कन्नड़ कहाँ का भाषा है? कन्नड़ हमारा क्या बोलते हैं कर्नाटक का भाषा है। और तमिल जो है ये दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम और सबसे समृद्ध जो भाषा है वो कौन सा है? वो तमिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कपास की खेती के लिए ठीक है सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? सभी को पता होगा कपास जो है वो कहाँ पे उगाया जाता है। तो कपास जो है वो मेनली जो उगाया जाता है ये महाराष्ट्र ठीक है, और ये क्या बोलते हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात जैसे राज्यों में मुख्यतः रूप से उगाया जाता है। और कपास की जो खेती होती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है ठीक है, सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो कौन सी होती है? वो हमारा रेगूर मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? रेगूर मिट्टी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी भी बोलते हैं। इसका कलर जो होता है वो काली होता है, इसलिए हम लोग काली मिट्टी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेगूर मिट्टी ठीक है और काली मिट्टी जिसको हम लोग ये एक ही मिट्टी है, इसके पास 2 नाम है। ठीक है, रेगूर मिट्टी बोलिए या फिर काली मिट्टी बोलिए। ये मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो इस काली मिट्टी में क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम ठीक है, आयरन और चूना ठीक है, कैल्शियम चूना ठीक है, जो होता है चूना,
ये तीन जो है ये काफी मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण से कपास की खेती के लिए ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए कपास की खेती के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में ये पाया जाता है, कुछ कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, वृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो वृहत संहिता क्या बोलते हैं, एक पुस्तक है, ठीक है। और इस पुस्तक के रचयिता कौन है ये पूछा जा रहा है। इस पुस्तक के रचयिता वो हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। ये वो हैं जो एक गणितज्ञ हैं और एक खगोलविद हैं। तो बताओ कौन है, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारे पास है, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, वारामिहिर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इनमें से कौन सा है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न जो थे, 9 मंत्री जो थे, 9 रत्न जो थे, ठीक है, उसमें से एक रत्न जो है वो क्या बोलते हैं, वो इनमें से कौन है? और वो जो है उन्होंने ही क्या बोलते हैं, वृहत संहिता लिखा है। तो वो जो है वो वारामिहिर है। वो कौन है? वारामिहिर है। वारामिहिर नाम के जो है, ठीक है, नवरत्न में से एक रत्न, इन्होंने क्या बोलते हैं, वृहत संहिता लिखा है। और वारामिहिर क्या थे, ये क्या बोलते हैं, गणितज्ञ है, ठीक है, गणितज्ञ है, ठीक है। और खगोल ठीक है, खगोलविद है ये, ठीक है, खगोलविद है। तो गणितज्ञ भी थे, खगोलविद भी थे, ठीक है, वारामिहिर थे। और इन्होंने कौन सा किताब लिखा था, वृहत संहिता, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रत्न थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कि ये हमारे पास भारत है, ठीक है। ये अरब सागर है। ये कौन सा सागर है? ये अरब सागर है, ठीक है। और ये कौन सा सागर है? ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और ये हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर है। और ये एक एकलौता महासागर है पूरे वर्ल्ड में जो किसी देश के नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा गर्त पाया जाता है? यहाँ पर जावा गर्त पाया जाता है जो इंडोनेशिया के पास है, ठीक है, जावा गर्त पाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है ये हमारा इस कोने में पड़ता है, ठीक है। और टोटल इसमें 36 द्वीप हैं, ठीक है। और ये प्रवाल भित्तियों की मदद से बना हुआ है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, कोरल रीफ से बना हुआ है। और ये किस महासागर में मिलता है? ये अरब सागर में मिलता है। कहाँ मिलता है? अरब सागर में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो की क्या बोलते हैं नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये कौन सा वर्ष था? ये था 1942 का। ये कौन सा वर्ष था? ये 1942 का वर्ष था जो भारत छोड़ो आंदोलन क्या बोलते हैं स्टार्ट किया गया था। और इस आंदोलन के स्टार्ट होते ही क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण नेताएं जो थी, महात्मा गांधी, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद, ये सब गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है। जिसके कारण से ये जो आंदोलन था ये काफी उग्र हो गया था, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था इसका वर्ष कौन सा है? इसका वर्ष 1942 है। कौन सा है? 1942, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? मैंने इसके पहले आपको बताया भी है, ठीक है, मैंने इसके पहले आपको बताया भी है। इसी सेशन में पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने काफी अच्छे डिस्कस किया था। कपास वाला जो क्वेश्चन था जो काली मिट्टी में उगाया जाता है, उसमें हम लोगों ने काफी अच्छे डिस्कस भी किया था कि जो काली मिट्टी है वो किस किस राज्यों में पाई जाती है। फिलहाल हम लोग उसको देख लेते हैं। काली मिट्टी जो है ना, ये हमारे महाराष्ट्र में मिलती है, गुजरात में मिलती है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया भी है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो काली मिट्टी है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? एक दूसरे नाम से रेगोर मिट्टी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? रेगोर मिट्टी भी बोलते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? आप सभी को पता है कि परमाणु बम जो है ना, पहला और दूसरा अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और जब विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने क्या बोलते हैं जापान पर गिरा दिया, ठीक है, 2 बम गिरा दिया, ठीक है, जापान पर 2 बम गिरा दिया। एक 6 अगस्त को गिराया, ठीक है, और एक क्या बोलते हैं 9 अगस्त को गिराया। 6 अगस्त को जो गिराया उसका नाम हिरोशिमा था। क्या नाम था? हिरोशिमा। और 9 अगस्त को जो गिराया उसका नाम क्या था? नागासाकी था। क्या था? नागासाकी था। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त को गिराया गया था। इसका नाम क्या था? हिरोशिमा।
कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरा जो परमाणु बम था जिसको अमेरिका ने जापान पर गिराया 9 अगस्त को, उसका नाम क्या था? नागासाकी। तो फिलहाल ये दूसरा था और ये पहला है, और पहला ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हिरोशिमा पर क्या बोलते हैं, अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? यानी क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भर की ओर क्या बोलते हैं, और ऐसी संस्थाओं को क्या बोलते हैं, मजबूती प्रदान करने के लिए, स्थानीय शासन को स्थापित करने के लिए कौन सा जो गवर्नर था, कौन सा क्या बोलते हैं ऐसा भारत का गवर्नर जनरल था जिसने क्या बोलते हैं काफी सजगता दिखाई, ठीक है, किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए, यानी लोगों का शासन हो, ठीक है, सरकार तो ऊपर शासन करे ही, लेकिन जो निचले स्तर है वहां पर सामान्य लोग का शासन हो, ऐसा व्यवस्था स्थापित करने की जो जिज्ञासा थी वो किस गवर्नर में थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या वो जॉर्ज बार्लो थे, क्या वो लॉर्ड रिपन थे, क्या वो लॉर्ड कर्जन थे, या फिर लॉर्ड लिटन थे? तो ये जो थे ये क्या बोलते हैं 1882 से लेकर 1884 तक का जो कार्यकाल था, ठीक है, वो लॉर्ड रिपन का था। और लॉर्ड रिपन जो है ये स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ही क्या बोलते हैं स्थानीय स्वशासन के प्रति अपनी सजगता दिखाई और इसको स्थापित किया, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक भी माने जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि, ठीक है, लिपि निम्न में से कौन से थे? ठीक है, तो अशोक का जो शिलालेख था, ठीक है, उसमें 2-3 प्रकार के लिपि पाए गए हैं, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भी देखने के लिए मिला है, ठीक है, अरमाइक लिपि भी देखने के लिए मिला है, और खरोष्टी लिपि भी देखने के लिए मिला है। यानी पश्चिम वाला एरिया, पूर्वी वाला एरिया, नॉर्थ वाला एरिया, तो रीजन के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से, ठीक है, अशोक के शिलालेख में विभिन्न प्रकार की लिपि पाई गई है। लेकिन जो मेनली जो लिपि पाई गई थी, मोस्टली यानी अधिकतर लिपि जो है वो किस में है? वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी भी है, अरमाइक भी है, खरोष्टी भी है, तो सभी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और थोड़ा बहुत जो है अरमाइक में लिखा गया और खरोष्टी में लिखा गया है। इसके अलावा एक पॉइंट और बताऊंगा कि खरोष्टी जो लिपि है वो किस प्रकार लिखी जाती है? ये क्या बोलते हैं उर्दू की तरह, ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखा जाता है, कौन? खरोष्टी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो था हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सभी के सभी लिपि जो है वो अशोक के शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? ठीक है, ये हमारा झारखंड है, ठीक है, ये हमारा झारखंड है, ठीक है। और ये जो झारखंड है इसकी सीमा जो है वो किससे नहीं लगी होती है? तो बंगाल से तो लगी हुई है, ठीक है, बंगाल से सीमा लगता है, ठीक है। ये हमारा उड़ीसा से सीमा लगता है, इसका उड़ीसा लगता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से सीमा लगता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से सीमा लगता है। और ये हमारा बिहार का, ठीक है, बिहार से सीमा तो लगता है। ये पूरा झारखंड का जो पूर्वी भाग है वो पूरा का पूरा बिहार से सीमा लगाता है, ठीक है। और यहाँ पर किसे लगाता है? उत्तर प्रदेश से लगाता है। तो किस राज्य से नहीं लगाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़ से लगाता है, छत्तीसगढ़ से लगाता है। उड़ीसा से, तो जो दक्षिणी पार्ट है झारखंड का वो उड़ीसा से लगाता है। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, जो झारखंड का जो क्या बोलते हैं पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग है वो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री लगाता है। लेकिन मध्य प्रदेश से झारखंड जो है सीमा नहीं लगाती है। झारखंड का सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। और जो नहीं लगता है वही क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि झारखंड जो है वो मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगाता है। झारखंड किससे लगाता है? बिहार से लगाता है, बंगाल से लगाता है, उड़ीसा से लगाता है, छत्तीसगढ़ से लगाता है और उत्तर प्रदेश से लगाता है। लेकिन मध्य प्रदेश से सीमा झारखंड नहीं लगाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आप इससे देख लो कि ये क्या आ रही है? ये अलकनंदा आ रही है। क्या आ रही है? अलकनंदा आ रही है। और यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से क्या बोलते हैं धौली गंगा आ रही है। क्या आ रही है? धौली गंगा आ रही है, ठीक है। और धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर मिलन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग में क्या बोलते हैं? धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है। और यही जब आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से, ठीक है, तो क्या होता है? तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग में, ठीक है, कर्ण प्रयाग में यहाँ पर कौन सा नदी मिलता है? पिंडार मिलता है। कौन मिलता है?
पिंडार। और यही फिर अलकनंदा कर्णप्रयाग में पिंडार से मिलकर जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर कौन सा मिलता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, देवप्रयाग, ठीक है, सॉरी रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग में क्या बोलते हैं, एक नदी मिलती है और फिर ये आगे जाकर भागीरथी मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार था, ये जो ये डायग्राम है ये आप लोग को माइंड मैप होना चाहिए। आप इसको माइंड मैप में इसको फिट कर लीजिए ताकि दोबारा कहीं से भी क्वेश्चन आए, किसी भी जॉइंट से क्वेश्चन आए, कर्णप्रयाग में कौन मिलता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है, ठीक है, और हमारा कौन है यहाँ पर, देवप्रयाग, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको याद कर लो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था कि धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। इसके पिछले सेशन में मैंने बताया भी था कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन जो जबलपुर में हो रहा था 1939 में, ठीक है, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन था, ठीक है, कौन सा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हो रहा था, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं जहां पर सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं मानी गई और सुभाष चंद्र बोस जो है वो गुस्सा कर निकल गए और क्या चीज का स्थापना किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसका स्थापना किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया, ठीक है, ताकि वो अपने एक अलग प्लेटफॉर्म से, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, मतलब ब्रिटिश से लड़ाई लड़ सके, उसके लिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया। कब स्थापित किया, 1939 में स्थापित किया। कहां से निकलने के बाद, त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं, ठीक है, 28वीं वार्षिक बैठक यानी COP28 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो COP27 जो कहां पर हुआ था, COP27 जो है ये इजिप्ट में हुआ था यानी मिस्र में हुआ था। कहां पर हुआ था, मिस्र में हुआ था, ठीक है। लेकिन COP28 की बात की जा रही है तो COP28 कहां पर होगा, तो COP28 जो होगा वो यूएई में होगा। कहां पर होगा, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में क्या बोलते हैं COP28 का आयोजन होने वाला है और 2023 में ही आयोजन होगा, ठीक है। और COP27 कहां पर हुआ था, ये इजिप्ट में हुआ था। तो कहां पर होने वाला है वो भी याद करना है। एक साल पहले जो वो आयोजन कहां पर हुआ था वो भी आपको कहीं ना कहीं माइंड में लेके चलना है। क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का जरूरत पड़ा तो, ठीक है। तो एक करंट अफेयर क्वेश्चन था, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन थे। ये जो ड्रेन थ्योरी है ना, ये ड्रेन थ्योरी भी वही व्यक्ति दिए हैं जो क्या बोलते हैं ये बुक लिखे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी हो क्या रहा था कि क्या बोलते हैं भारत का जो संसाधन था, भारत का जो सोना था, ठीक है, भारत का जो टैक्स था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार अपने हित के लिए यूज कर रही थी और क्या बोलते हैं उसी पैसे से क्या बोलते हैं वो अपने कर्मचारियों को वेतन भी दे रही थी, भत्ते वगैरह सब दे रही थी। और वो पैसा कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कहाँ जा रहा था, वो पैसा जा रहा था इंग्लैंड जा रहा था। तो उसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था, उसके बदले में इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था। इसी चीज को उजागर किसने किया, इसी चीज को उजागर किया दादा भाई नौरोजी ने कि भारत का संसाधन तो ब्रिटिश यूज कर रहा है लेकिन उसके बदले क्या बोलते हैं भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। भारत जो है वो घाटे में जा रहा है, भारत से क्या बोलते हैं केवल दोहन हो रहा है, संसाधन का दोहन हो रहा है, धन का दोहन हो रहा है, लेकिन उसके बदले में कुछ भी उद्योग वगैरह कुछ भी लगाया नहीं जा रहा है, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। तो ये एक नेगेटिव चीज हो गया कि हमारे से केवल ले रहे हो तुम और उसके बदले कुछ नहीं दे रहे हो भारत को। तो ये क्या हो गया, ये ड्रेन थ्योरी हो गया। तो इसी ड्रेन थ्योरी को क्या बोलते हैं दादा भाई नौरोजी ने क्या बोलते हैं लाया था, उन्होंने लाया था और एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इसको काफी अच्छे से बताया भी गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कालाजार ज्वर का संचरण कौन करता है। तो कालाजार जो होता है ना वो एक प्रकार के क्या बोलते हैं मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है, और उस मक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मक्खी को हम लोग सिकता बोलते हैं। इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि मलेरिया को कौन एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, एनोफिलीज मच्छर, क्या पढ़ा था, एनोफिलीज मच्छर। अब यहाँ पर क्या है, कालाजार। तो कालाजार को कौन करता है संचरण, ठीक है, तो कालाजार को संचरण करता है सिकता मक्खी। कौन मक्खी करता है, सिकता मक्खी। आप ऑप्शन में देख रहे होगे सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी क्या होता है कि सोने की जो बीमारी होती है उसमें क्या बोलते हैं काटने से ये सीसी मक्खी होता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाया गया ताकि आपका जो है जोश बना रहे। फिलहाल मगध का जो प्रथम राजधानी कौन था, वो था गिरिव्रज, राजगिरी। और कितने बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें कितनी बार भी, कितने मतलब मेरे ख्याल से 5-6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि मगध की जो है प्राचीनतम राजधानी जो थी वो कौन थी। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार, ठीक है। तो मगध की जो प्राचीनतम यानी प्रथम जो राजधानी थी वो था गिरिव्रज, जिसको हम लोग राजगिरी बोलते हैं, ठीक है, राजगिरी बोलते हैं। और इसके बाद जब क्या बोलते हैं शिशुनाग वंश आया, ठीक है, कौन सा वंश आया, शिशुनाग वंश आया, तो उसने कौन सी राजधानी बनाई, उसने क्या बोलते हैं वैशाली बनाया। उसने क्या कहा, उसने राजधानी को क्या बोलते हैं राजगिरी से कहाँ ले गया, वैशाली ले गया। उसके बाद जब उदयन आया, कौन आया, उदयन, तो उदयन ने क्या किया, क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसको बनाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो उदयन जब आया था तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, शिशुनाग जब आया था तो वैशाली को राजधानी बनाया। लेकिन जो प्राचीनतम राजधानी था बिंबिसार से के टाइम में वो कौन था, वो गिरिव्रज राजगिरी था। कौन था, गिरिव्रज राजगिरी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन में हम लोगों ने पिछले सेशन में किया है कि 1922 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो CR दास ने किया था, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था हमारा गया में, ठीक है। और जिसका अध्यक्षता किसने किया था, जिसका अध्यक्षता जो था वो CR दास ने किया था। किसने किया था, CR दास ने किया था। और CR दास ने क्या बोलते हैं इसमें अपना प्रस्ताव रखा था कि हम लोग को क्या बोलते हैं अंदर जाकर भी लड़ना पड़ेगा, केवल हम लोग बाहर से नहीं लड़ेंगे, हम लोग विधानमंडल में प्रवेश करेंगे और वहां भी क्या बोलते हैं ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे, जिसका बात जो है नहीं माना गया, ठीक है। बड़े बड़े जो नेता थे, जो नरम दल के थे, उन्होंने CR दास के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। CR दास गुस्सा गए, बाहर निकल गए और मोतीलाल नेहरू को बुलाए और बोले चलो हम लोग अपना एक दल बनाते हैं, और उन्होंने स्वराज दल का स्थापना किया था, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ बात की जा रही है कि 1922 का जो अधिवेशन जो था वो कहाँ था, वो गया में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उष्मा का जो वायु का जो क्या बोलते हैं उष्मा का जो अंतरण होता है, उष्मा का जो अंतरण होता है ना वो 3-4 प्रकार से होता है, ठीक है। एक को विकिरण बोलते हैं, एक को चालन बोलते हैं, एक को संवहन बोलते हैं, एक को अभिवहन बोलते हैं। यानी चारों के चारों जो है ना ये उष्मा के अंतरण के प्रकार है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि वायु की क्षैतिज गति से जो उष्मा का क्या बोलते हैं अंतरण होता है, यानी क्षैतिज गति, वायु की जो क्षैतिज गति होती है यानी वर्टिकल जो मोशन होता है वायु का, उससे जो उष्मा का क्या बोलते हैं अंतरण होता है, उष्मा का जो प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अभिवहन। क्या बोलते हैं, अभिवहन। अभिवहन जो है ये उष्मा के अंतरण का एक प्रकार है, उष्मा के ट्रांसफर का एक प्रकार है, जिसमें जो होता है वायु के क्षैतिज गति से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है। यानी आपको जो ऑप्शन दिया गया है हीलियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इसमें से कौन सा तत्व है जिसमें सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो आयनीकरण क्या होता है, तो अगर हमारे पास सपोज हमारे पास क्या बोलते हैं ये सोडियम है, सोडियम में कितना आयनीकरण होगा, सोडियम में जो होगा Na+ होगा, तो किस इसमें कितना बोलेंगे, एक आयनीकरण हुआ है। कितना आयनीकरण हुआ है, एक आयनीकरण हुआ है। लेकिन क्या बोलते हैं अगर आपको बोला जाए ये बताओ इसमें से कौन सा एक तत्व है जिसमें मैक्सिमम आयनीकरण हो सकता है, वो कौन सा है, हीलियम है। हीलियम में आप देखोगे कि He2+ होता है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम आयनीकरण जो होता है वो किसमें होता है, वो हमारा हीलियम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, आयनीकरण क्या होता है वो मैंने उसे समझा दिया है। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देखोगे तो हीलियम में जो है He2+ आता है, तो मैक्सिमम आयनीकरण किसका हो गया, हीलियम का हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया है कि जो मानव एक वयस्क में कितना लीटर रक्त पाया जाता है, कितना लीटर रुधिर पाया जाता है, तो हम लोगों ने देखा था 5 से 6 लीटर जो है वो रुधिर पाया जाता है एक सामान्य वयस्क में। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है प्लाज्मा की, यानी जो हमारा जो रुधिर है ना वो प्लाज्मा से भी बनता है, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है। एक तरफ प्लाज्मा होता है, एक लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और फिर हमारा रक्त कण जो होते हैं, ठीक है, रक्त कण जिसमें क्या RBC भी होता है, WBC भी होता है, ठीक है,
ये सब पाए जाते हैं। तो ये सबसे मिलकर क्या बनता है, ये सबसे मिलकर क्या बोलते हैं, ब्लड बनता है। क्या बनता है, ब्लड बनता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा का जो प्रतिशत है यानी जो लिक्विड स्टेट में है ये कितना होता है, ये होता है हमारा 55%। कितना होता है, 55%। ठीक है, 55% जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है, और बाकी जो 40% होता है वो बाकी के रक्त कण जो होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। 55% जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको बीमारी दिया हुआ है, लिस्टिंग दिया हुआ है, मलेरिया, ठीक है, मम्प्स, एड्स, यक्ष्मा यानी तपेदिक। तो इसमें से कौन सा बीमारी जो है वो जीवाणु से होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा मलेरिया। तो मलेरिया तो है ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम जो वगैरह जो है, ठीक है, ये मतलब जो एनोफिलिस मच्छर है उससे होता है। तो ये तो उससे ये तो होगा नहीं। ठीक है, मम्प्स जो है ये हमारा क्या बोलते हैं, ये बैक्टीरिया से होता नहीं है। एड्स जो है ये वायरस यानी क्या बोलते हैं, विषाणु से होता है। तो कौन सा बचा, तपेदिक यानी यक्ष्मा। ठीक है, तो यक्ष्मा यानी तपेदिक जो है ये क्या बोलते हैं, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बायोलॉजी के सेक्शन में जाना है और किस से, जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है उसका लिस्टिंग आपको याद करना है। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, विषाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती है वो लिस्टिंग आपको याद करना है। तो इस प्रकार आप याद करोगे तो ये क्वेश्चन को काफी अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जीवाणु से यक्ष्मा यानी तपेदिक बीमारी होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जब यह पहला अवसर था कि लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए एवं हिंदी में भाषण दिया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी 1928 में। कब हुआ था, 1928 में। ठीक है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन में इनको शामिल होने का अवसर मिला था और इन्होंने क्या बोलते हैं, हिंदी में भाषण दिया था। क्या ये प्रथम अधिवेशन था, क्या ये द्वितीय अधिवेशन था, या क्या ये चतुर्थ अधिवेशन था, या फिर तृतीय अधिवेशन था। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। ये आपके लिए होमवर्क रहा कि ये जो सेशन था, किस सेशन में लाला लाजपत राय ने क्या बोलते हैं, हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1928 में हुई थी। ठीक है, और एक हिंट मैं और देता हूं कि ये जो थे क्या बोलते हैं 1920 का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें ये अध्यक्ष के तौर पर क्या बोलते हैं शामिल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है, इलाही अकबर द्वारा चलाया गया था वो क्या था। तो अकबर ने क्या बोलते हैं बहुत सारी चीजों को मतलब स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें से इलाही जो है, ठीक है, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये क्या था, क्या ये माप की इकाई थी, या मुख्य काजी का निर्णय था, या सोने का सिक्का था, या फिर कोई नहीं। तो इलाही जो था ये क्या बोलते हैं, माप की एक इकाई थी। क्या थी, माप की एक इकाई थी। ठीक है, इलाही जिसका मतलब स्टार्ट किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का सेशन था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। 40 के 40 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे अटेम्प्ट करके देखना आपसे कितना बना है, कितना सही हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है, आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।